नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में असम को देंगे 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे उद्घाटन। देश भर में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा बने विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई लोगों ने दी शुभकामनाएं। नेपाल में सामान्य होने लगे हालात। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन और एंटी नस्लीय प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। ब्रिटिश संसद की ओर किया कूच, कई पुलिसकर्मियों पर हमला। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया ने पोलैंड की जूलिया को दी मात। और हांगकांग ओपन में पुरुष युगल के खिताबी मुकाबले में उतरेगी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन भी पेश करेंगे खिताबी चुनौती। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दरांग में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी और साथ साथ पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास करेंगे। तो असम कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में ये परियोजना से यातायात की भीड़ कम होगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा। गुवाहाटी से आसपास के इलाकों की जो कनेक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास करेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नुमालीगढ़ में दुनिया के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नुमालीगढ़ का बांस आधारित एथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो प्रतिवर्ष 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनाएगा। इससे अन्य बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ये भारत के पेट्रोकेमिकल ग्रोथ को भी प्रकट करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम में 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्व के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे इलाके के युवाओं और किसानों को फायदा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण दिन है, किस तरीके से ये जो प्लांट? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक तो जो बायो एथेनॉल प्लांट है जो बम्बू बनाएगा, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी 7,000 करोड़ की एक पेटकेम प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी। तो ये जो बायो एथेनॉल प्लांट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो हमारे बैम्बू फार्मर्स हैं उनको ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिया है, और कोई उनको हर एक से 40-50 टन का बैम्बू एक्विजिशन है, और उससे सिर्फ बायो एथेनॉल सेकेंड जनरेशन बैम्बू से नहीं मिलेगी, पर उससे और भी बाई प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे ग्रीन कोल और वो मिलेंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट के विकास में किस तरीके से ग्रोथ इंजन साबित होगा ये? देखिए, बहुत नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व संभाला है नॉर्थ ईस्ट में, देखिए एनर्जी की अगर आप का इतिहास देखें तो 1901 में पहली डिगबॉय रिफाइनरी बनी थी।
पर पिछले कई सालों में बहुत काम हुआ। अभी ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, इसकी कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जा रही है, और बाकी भी जो काम हो रहा है। और दूसरी इसकी ये तो प्रोजेक्ट सफल होगा, और इसकी सफलता को देखते देखते नॉर्थ ईस्ट में आप और भी इन ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल, तो जो ये प्लांट है तो कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट के ग्रोथ को एक नया जो कह सकते हैं कि एक पुशअप मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है अपनी तरह का ये पहला जो है बायो एथेनॉल प्लांट है जो कि बांस पर आधारित है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, नुमालीगढ़, असम। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मंच से उन्होंने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि नया भारत किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाला। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी बनाना का लक्ष्य है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विद्वानों, भाषा प्रेमियों, शोधार्थियों और राजभाषा हिंदी को व्यापक बनाने में योगदान देने वाले विद्वानों से संवाद करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में और मजबूत करना है। इसके अलावा गृह मंत्री सरदार धाम छात्रावास के फेज 1 और फेज 2 का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये नया परिसर आने वाले चैंपियनों को तराशने और स्वस्थ और सक्रिय भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होने वाली है। देश को खेलों की दुनिया में भी अग्रणी बनाने में ये कॉम्प्लेक्स अहम सिद्ध होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखा है उन्होंने। हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके हिंदी दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावनात्मक एकता की और सशक्त अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी ने देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। हमारा ये संकल्प राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाएगा।
अब बात कर लेते हैं मौसम की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि दिल्ली में आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। दिल्ली में तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 15 सितंबर तक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, येनम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिन में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त जिले चंबा का दौरा किया। वो केंद्र सरकार द्वारा मंत्रियों के हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त जिलों के दौरे के तहत चंबा पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने पाया कि भारी बारिश से चंबा में काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं तो लोगों की जमीनें तक बारिश में बह गई हैं। प्राकृतिक आपदा में फसलों और संपत्ति को काफी क्षति पहुंची है। दुर्गादास उइके ने कहा कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के इस समय में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ खड़ी हुई है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और वहीं प्रतिकूल मौसम और सुरक्षा चिंताओं के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 20वें दिन भी स्थगित रही। यात्रा आज फिर से शुरू होने वाली थी, लेकिन भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहें। दरअसल बीती 24 अगस्त को भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। भूस्खलन की यात्रा में कई तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अब बात कर लेते हैं जीएसटी सुधारों की। तो स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती और सर्वसुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मेडिकल उपकरणों, दवाओं पर जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी है। जयपुर में लोगों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे चिकित्सा सुविधा में इजाफा होगा। तो जितने भी हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और जैसे कैंसर से संबंधित हैं, डायबिटीज़ से, हार्ट से संबंधित हैं, इन और आईसीयू में काम आने वाली दवाइयाँ हैं, जब इन पर ये जीएसटी का स्लैब हटने से निश्चित रूप से जो निजी चिकित्सालय हैं और राजकीय चिकित्सालय हैं, दोनों के लिए ये एक बहुत सकारात्मक कदम है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ तो रोगियों को मिलेगा, उनकी चिकित्सा की जो उन पर आर्थिक भार पड़ता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एक जो सरकार ने कैंसर के दवाइयों पे जो टैक्स फ्री किया है, ये तो और भी सराहनीय कदम है। इससे आम जनता को बहुत राहत मिली है और मिलेगी। और दूसरा क्या नाम से सर्जिकल आइटम पे भी और मेडिसिन्स पे भी 5% टैक्स किया, इससे भी राहत मिल रही है, जनता को मिलेगी। ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने जीएसटी जो 12% से 5% में रिवाइज किया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे और सर्जिकल के जैसे नी कैप्स हैं, काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो घुटने के दर्द से परेशान होते हैं, या सर्जिकल प्रोडक्ट्स में जो कम हुआ है ये टैक्स रेट, उससे बहुत बेनिफिट होगा और काफ़ी हद तक पेशेंट्स को इसमें फ़ायदा होगा। करीब 7 से 10% रेट कम होंगे तो पेशेंट्स बेनिफिट ले पाएंगे। हर तरह के व्यक्ति को इससे बहुत राहत मिलेगी। अभी कैंसर की ड्रग्स को जो है टैक्स फ्री किया गया है, ये बहुत राहत वाला कदम है आम जनता के लिए। और वहीं जीएसटी के जो रिफॉर्म हुए हैं, इनसे जोधपुर वासी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं। 0% किया गया जीएसटी को, ये इस पूरे सेगमेंट को, हॉस्पिटल सेगमेंट्स को, और भारत सरकार की जो योजना है 2047 तक पूरे भारत को इंश्योर करने का, उन दोनों की योजनाओं पर काम करेगा। अभी देखिए आपकी जिस तरह से जीएसटी का जो भार है 18% तक था, उससे वजह से आज भारत के अंदर जो 30% जनसंख्या है, यानी कि अभी भी 90 करोड़ के जो लोग हैं वो भी अभी इंश्योर्ड नहीं है।
तो सरकार का उद्देश्य उन सभी लोगों को इंश्योरेंस में करना, आम नागरिक के लिए ही इन्होंने किया है और इसका सीधा फायदा पूरा आम नागरिक को ही मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे जीएसटी की दरों को कम किया है। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया है, इंश्योरेंस क्षेत्र को पूरा 0 जीएसटी कर दिया है। 0% जीएसटी में करने से इंश्योरेंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, इंश्योरेंस सस्ता होगा, आम आदमी की हद के अंदर इंश्योरेंस पहुंचेगा। भारत की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने पॉलिसी धारकों को जो एक बेनिफिट दिया है, एक सौगात दी है, देश के जितने भी पॉलिसी धारक हैं उनको सबसे बड़ी सौगात दी है कि उनके ऊपर जो 18% जो जीएसटी का कर लगता था उसको समाप्त कर दिया है। पॉलिसी धारक उसका डर रहता है कि मेरा ये प्रीमियम ज्यादा बन रहा है तो मैं कम लूं या बाद में ले लूं, तो ये डर खत्म होगा और पॉलिसी धारक बढ़ेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में हालात अब सुधरने लगे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च को कराए जाएंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के संविधान और संसदीय प्रणाली को बचाने की अपील की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी पक्षों से अगले साल होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सहयोग करने की अपील की है। यह अपील देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की निचले सदन को भंग करने की आलोचना के बाद की गई। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में संविधान को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आगामी चुनावों को सफल बनाने में मदद करने का आह्वान भी किया है। निचले सदन को भंग करना जेएनसी प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि संसद के वर्तमान सदस्य भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर सदन को भंग कर दिया गया। तो नेपाल के काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के बाद भले ही अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तबाही के जो निशान हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं। काठमांडू में कल रात जेनजी ने इन प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। घाटी में अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा हुए जेनजी ने मोमबत्तियां जलाईं और मृतकों की याद में मौन रखा। जेनजी के इस प्रदर्शन के दौरान काठमांडू के कई प्रतिष्ठान जलकर खाक हो गए। नेपाल के बाद अब लंदन भी विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सेंट्रल लंदन में 13 सितंबर को ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। यह माना जा रहा है कि 1 लाख से अधिक लोग लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए। यह प्रदर्शन अप्रवासी विरोधी और इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित किए गए। इसे ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में से एक बताया जा रहा है। ये रैली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति निराशा, खासकर आव्रजन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। इस रैली में वे लोग भी शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस पूरे समय प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा घेरा तोड़ने और नो प्रोटेस्ट जोन में जाने से रोकती रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई लोग अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते भी दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनके खिलाफ घर भेजो वाली तख्तियां भी दिखाई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद रुख कर लेते हैं खेल की खबरों का। तो खेल की खबरों में क्या खास है आपको बताते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जी हां, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया था। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया था। और संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो अपने खेल जज्बे से पूरी दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एक बार फिर भारत का नाम कहीं ना कहीं रोशन करते हुए नजर आ रही हैं भारतीय खिलाड़ी जैस्मिन लंबोरिया ने जिस तरह से इतिहास रच दिया है। बिल्कुल शैला, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केवल छठी भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का जो कहना चाहिए कि खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर इस चैंपियनशिप में देखा जाए तो भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमखम जो है वो पूरी तरह से निकल करके आया है। चाहे वो पूजा रानी की बात करें, चाहे नुपुर की बात करें या फिर जैस्मिन की बात करें, तो जाहिर तौर पर जैस्मिन का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इस पूरे कहना चाहिए चैंपियनशिप के दौरान, उन्होंने अपनी एक नई छवि जो है वो कहीं ना कहीं पेश की है। क्योंकि जिस तरह से काउंटर पंचेस की बात करें, उनकी खेल रणनीति की बात करें, उनके शानदार जिस तरह से वो बैक उन्होंने किया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, हमने देखा था कि ओलंपिक 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें उनको शुरुआती राउंड से ही जो है वो बाहर हो जाना पड़ा था। उसके बाद तमाम दिक्कतें जो थी वो इनके साथ होती रही। चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा कुछ अपने आप को ये उभार करके सामने नहीं ले पा रही थी। लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि हर चैंपियनशिप में इन्होंने खुद को न केवल सामने रखती गई बल्कि अपनी कमियों पर जबरदस्त तरीके से इन्होंने वर्कआउट किया और उसी वर्कआउट का नतीजा रहा कि इससे। जी गौरव, कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत है और आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो अपने दर्शकों को बताते हैं, जैस्मिन लंबोरिया जो है एक प्रतिभाशाली बॉक्सर है और जिन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। इससे पहले भी वो कई बार देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आप बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं जैस्मिन जो है हरियाणा के भिवानी से आती हैं, जिसे भारत का लिटिल क्यूबा कहा जाता है और यहाँ से कई नामी बॉक्सर पहले भी निकल चुके हैं।
तो गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अचीवमेंट जो है ये हासिल किया है। तो हम जानते हैं लगातार भारत के खिलाड़ी जो है वो वैश्विक पटल पर जो है नाम रोशन कर रहे हैं, देश का परचम लहरा रहे हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने जिस तरह से इतिहास रच दिया है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूएई में खेले जा रहे क्रिकेट एशिया कप में। आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की। आप देखिए रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशिया कप में धमाकेदार आगाज करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है इस टूर्नामेंट के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। टीम इंडिया अपने दूसरे मैच में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो पाकिस्तानी टीम ने भी अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि अब दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के लिए चुनौती पहले से कहीं बड़ी होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीम 13 बार भिड़ी है, जिसमें से 10 बार जीत भारत के हाथ लगी है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ऐसे में T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। एशिया कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें एशिया कप में 18 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। 2 मैच बेनतीजा खत्म हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बनाए रखा है। We've been very consistent in how we've played. Obviously, cricket at this level is about how you execute on the day. But yeah, being totally honest and looking at the recent form and how the teams have played, I would say India do start favourites tomorrow. ये दोनों टीमें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर आमने सामने होंगी। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों के बिना पाकिस्तान के सामने होगी। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए हर हाल में ये मैच जीतकर पाकिस्तान का खेल खराब करना चाहेगी। यूएई को हराकर भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। अब टीम इंडिया यही चाहेगी कि पाकिस्तान को मात देने के बाद वो सुपर 4 की तरफ एक कदम और बढ़ा दे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज।